नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। अब कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत वाकये के साथ करते हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी जिनकी जिद एवरेस्ट से भी ऊंची थी। इतनी जिद्दी थी कि 16 लोगों ने मिलकर, नेपाल और भारत से मिलाकर 16 लोगों ने एवरेस्ट की चोटी चढ़ना शुरू किया 15 मई को। एक के बाद एक जैसे जैसे मुश्किलें आती चली गई, सब पीछे होते चले गए। सिर्फ एक महिला वहां तक पहुंचने में सफल हुई थी आज ही के दिन। जी हां, 23 मई 1984 को भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसका खिताब जिसको मिल चुका है। अब तस्वीरों से मेरी बात स्पष्ट हो चुकी है। मैं बात कर रही हूं बछेंद्री पाल की। उत्तराखंड में जन्मी बछेंद्री पाल ने आज ही के दिन, इसी महिला ने आज ही के दिन भारत का नाम रोशन कर दिया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जिन्होंने बता दिया कि जिद, जोश और जुनून हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। 15 मई को पूरी टीम ने पर्वत की चढ़ाई शुरू की और एक रात जब सभी अपने कैंप में आराम कर रहे थे तभी एक हिमस्खलन नीचे आया और उनका कैंप तोड़ दिया। इस घटना में आधे से ज्यादा लोगों को चोटें आई, यहाँ तक कि कुछ लोग वापस भी लौट आए, लेकिन बछेंद्री पाल के साथ आधे लोगों ने हिम्मत बनाए रखी और सफर जारी किया। टीम 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आखिरकार पहुंच ही गई। थोड़ी जिद थी क्योंकि वो चाहती थी, जब बचपन में स्कूल में थी और जब वो पहाड़ी चढ़ रही थी तो उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें पर्वतारोही बनना, लेकिन माता पिता शिक्षक बनाना चाहते थे। पर अगर हौसला बुलंद हो और अपनी बात को अच्छे से परिवार में रखा जाए तो शायद आपकी बात को मान लिया जाता है और इतिहास रच दिया जाता है। ये उन सभी बेटियों के लिए समर्पित मेरा आज का ये छोटी सी बछेंद्री पाल जी की कहानी। तो चलिए अब कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाएंगे और बता देते हैं कि आज की तारीख बछेंद्री पाल के साथ और किन किन मायनों में खास होगी। लेकिन उसके पहले आज की तिथि की हम बात करेंगे। आज की तिथि यानी कि विक्रम संवत 2080, ज्येष्ठ माह है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि है 23 मई 2023 और दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। आपको एक और रोचक बात बता देती हूँ। जिनका आज बर्थडे होगा, जिनके लिए आज के दिन खास होगा ना, उनको दूरदर्शन परिवार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और बछेंद्री पाल जी को भी शुभकामनाएं देता है, क्योंकि आज तो उन्होंने एवरेस्ट की चोटी चढ़ी थी और कल उनका जन्मदिन है। उत्तराखंड में जन्मी थी। तो आज जो विषय होंगे उससे जुड़े हुए सवाल आप कर सकेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे फोन नंबर्स क्या है। 0755 हम डिस्प्ले भी करेंगे, साथ साथ 266009। इसके अलावा टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1800-233-0040। तो ये था हमारा आज का जो हमने आपको बताया फ़ोन नंबर और विषय बताऊंगी। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि आपको इतिहास भी बताना है, विचार भी बताना है। तो चलिए थोड़ा सा विचारों पर बात कर लेते हैं। एक खूबसूरत सा विचार जो होता है ना, वो पूरे दिन को बना देता है। तो आज का मेरा विचार क्या कह रहा है आपके साथ शेयर करती हूँ। विचार कहता है कि गुण ना 36 नहीं मिलने चाहिए, मालूम केवल 4 ही गुण काफी होते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा सामंजस्य बैठाने के लिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। ये उन लोगों के लिए भी काम कर जाएगी जो कुंडली लेकर 36 गुण मिलाते हैं ना। अगली बार जब कुंडली मिलाना हो तो केवल 4 ही गुण मिला लीजिएगा, वो प्रैक्टिकल होंगे। तो चलिए अब आज की तारीख इतिहास के पन्ने पर क्या दर्ज करवाती है आपको बताते हैं। आज का इतिहास, तो आज का इतिहास सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 2019 की हम बात कर लेंगे। जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी 1919, और हम ये तस्वीर आपको बता रहे, इतनी खूबसूरत तस्वीर ये महारानी गायत्री देवी की है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। अब बात करेंगे 1951 की। आज ही के दिन चीन ने एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 2008 का भी जिक्र करेंगे। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण भी किया।
2010 आज की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। अब 2019 भी चलते चलते आपको बता देते हैं कि आज ही के दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पर भारी जीत हासिल की थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है, जिसमें 600 मिलियन से ज्यादा वोटर शामिल हुए थे। और जाने इतिहास के जाने से पहले एक और जिक्र कर लेते हैं। आज हम सभी विश्व कछुआ दिवस भी मना रहे हैं। खरगोश और कछुए वाली बात तो आपको याद आई गई होगी कि किस तरह से जो धीमी गति के समाचार होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस को जीत नहीं सकते। किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, किसी को भी ये नहीं समझना है कि उसमें ताकत नहीं, उसमें शक्ति नहीं है। तो ये कछुआ और खरगोश की कहानी इस चीज़ की सीख देती है हमें। चलिए अब विषय की हम बात करेंगे, विशेषज्ञ से आपसे मुलाकात करवाएंगे। एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं फ़ोन नंबर, स्क्रीन पर हम बताएंगे, वो डिस्प्ले होंगे, और जैसे ही मैं आपको बताऊंगी ना आज का विषय, आप फटाफट फ़ोन नंबर घुमाएंगे। इतनी सारी क्वेरी होगी, इतने सारे सवाल होंगे आपके मन में। 0755 भोपाल का कोड, यानी भोपाल से बाहर से अगर आप लगाएंगे 2660049, और टोल फ्री नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1800-233-0040। विषय बताऊं आपको, अभी हाल ही में जो घटना हुई है, या हाल ही में जो खबर ने तहलका मचा दिया। जैसे ही पता चला कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, शुक्रवार को यह खबर जैसे ही वायरल होती है, सभी के मन में यही कश्मकश कि अब क्या होगा। बहुत सारे लोग इसे नोटबंदी 2.0 के अंतर्गत ले रहे थे, क्योंकि 2015 का अगर हम जिक्र करें या उस साल का हम जिक्र करें जब पहली नोटबंदी हुई थी, तो सबके मन में कश्मकश ये थी कि अब क्या होगा। जिनके पास 2000 के नोट हैं वो अब क्या करने वाले हैं, क्या एक समय सीमा तक ही इसको बदला जा सकेगा। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल बन रहे होंगे। बैंक में भीड़ लगनी शुरू हो चुकी होगी, तमाम तरह की बातें हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। तो चलिए इस नोटबंदी पर, यानी कि नोट परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट परिवर्तन है। चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विषय से जुड़ने के लिए विशेष अतिथि इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सुरुचि पीयूष शर्मा आपका नाम है और आप पंजाब सिंध बैंक की ऑफिसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरुचि जी। और इसी के साथ अब जैसा कि मैंने बताया ना कि लोगों के मन में हलचल मच गई होगी, परेशान होने लगे होंगे। खास तौर से एक उम्र के लोग तो ज़रूर परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि कहने की बात होती है कि तनाव मत लो, इससे तनाव की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चला कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं तो तनाव तो अपने आप बन गया। ऐसी अचानक आने वाली परिस्थितियों से मन को कैसे संतुलित किया जाना चाहिए, और तमाम तरह के सवाल हम करने वाले हैं। हमारे अगले अतिथि का स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रीतेश गौतम, मनोचिकित्सक, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पूरे 1 घंटे हम सुरुचि जी और डॉक्टर प्रीतेश से चर्चा करने वाले हैं। तो दोनों विषय आपको पता चल चुके हैं, दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सवाल शुरू कर देते हैं, देर नहीं करते। सुरुचि जी, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है जो मैंने अभी दर्शकों को बताया कि हम इसे नोटबंदी नहीं कहेंगे, हम इसे नोट परिवर्तन कहेंगे। आप क्या कहेंगे इसको? ये बिल्कुल आपने सही बोला, ये नोट परिवर्तन है। आप सभी जानते होंगे कि आरबीआई की कुछ साल पहले क्लीन नोट पॉलिसी आई थी, जिसके तहत ये 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। मैं इस पर एक डिटेल्ड आपको बताना चाहूँगी, जो हमारी जनता जानने को उत्सुक होगी कि जो नोटबंदी है जब पहले हुई थी, अभी जो है इसका रीज़न सीधा सीधा क्लीन नोट पॉलिसी है। जब 2016 में 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, इकोनॉमी में जब 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे, उसके एवज में नई करेंसी आरबीआई को इंट्रोड्यूस करनी थी, जिसको पूर्ति करने के लिए 2000 के नोट प्रिंट किए गए थे। तो जब ये 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे, मेजर चंक जो है वो 17-18 के पहले, मार्च 2017 से पहले प्रिंट हो चुका था। 90% के आसपास नोट सर्कुलेशन में आ चुका था। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आपने पहले भी नोटिस किया होगा, जो पुराने नोट है वो मार्केट से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और आरबीआई इसमें बैंक्स के थ्रू इन नोट्स को अपने पास जमा कर लेती है, और एडिशनल नए नोट जो करेंसी आती है, जब आप देखते हैं कि न्यू करेंसी जब इंट्रोड्यूस हुई है, सेम उसी प्रोसीजर से ये सारे नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे डीमोनेटाइजेशन 1.0 के टाइम पे। और अभी जो है उसी तहत उसी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ही 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं इन नोट्स को मार्केट में।
18-19 में इन नोट्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि जितनी 500 और 1000 की करेंसी उन्होंने एक्सट्रैक्ट की थी उतनी ही इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो जो रेशियो चलता है उसके हिसाब से नोट्स उतने इंट्रोड्यूस हुए थे। आज की डेट में वो सारे नोट उनकी वैल्यू खोते जा रहे हैं। 4 से 5 वर्ष उन्हें हो चुका है, जिसके तहत उन्होंने ये नया उपक्रम चलाया है जिसमें 2000 के नोट बंद करके आपको जमा करने हैं। मुझे वो समय याद आ गया जैसे ही पता चला कि 2000 के नोट जो हैं वो बंद होने वाले हैं, ऐसी जब लहर चली तो एक वो वाला दौर भी था जब 2000 के नोट आते थे एटीएम से बाहर तो लोग इतने उत्साहित होकर उस पिंक कलर को देखते थे और उसके साथ सेल्फी लेते थे, वॉलेट में रखते थे, उसे खर्च नहीं करते थे। और एक समय ऐसा आया कि वही पिंक कलर अब इनको थोड़ा सा चुभने लग गया है कि भाई किस तरह से हम इस नोट को बदलने जाएंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, मैं आपसे सिलसिलेवार करती चली जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर प्रीतेश भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रीतेश, अब चूंकि मैंने कहा कि मन परेशान हो जाता है, तो जैसे ही इस तरह की स्थितियां आती हैं जिनको हम बोलते हैं अचानक आने वाली परेशानियां, अचानक आने वाली स्थितियां, इन स्थितियों से घबराने वाले लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए? आपका जो अपना ब्रेन होता है वो किसी भी चेंज के लिए एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है। आप बोलें कि मेरे जो प्रोटोकॉल है, मेरी जो रिदम है, सुबह उठना है इतने बजे और 11 बजे मेरे को सोना है, उसमें ज़रा सा चेंज आ जाए तो आप विचलित हो जाते हैं। हाँ। फिर ये तो ऐसी चीज़ है जो आपके वॉलेट में दिन भर आपके साथ घूम रही है, उसको आपको जाके बैंक में जमा करना है, तो ये एक स्ट्रेस और आपकी रूटीन जो चल रही है। हाँ। जो आजकल भागा भागी की जो ज़िंदगी है, सबका टाइम बिल्कुल फिक्स है और उसमें बैंक के लिए टाइम निकालना। अपन लोग आजकल क्या करते हैं, अकाउंट भी खुलाना, बैंकर्स को फ़ोन करते हैं, भैया आओ मेरे ऑफिस में, मैं साइन कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास बैंक जाने का। लेकिन अब इसमें आपके पास आपका डेटा है, आपको अपना आइडेंटिफिकेशन वो आईडी निकाले हैं और ये सब जो चीज़ें, इसके कारण व्यक्ति जो है थोड़ा सा विचलित तो हो ही जाता है। और उसके बाद उसको जो नींद नहीं आना, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखे हुए हैं तो वो उसकी प्लानिंग और उसी में प्लॉटिंग में कि मैं कल जाके ये इतना नोट जमा कर दूंगा, फिर इसके बाद ये नोट जमा कर दूंगा, ये मेरे को किसके ठिकाने लगाने हैं। तो क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, कि सोच रहे थे कि हाँ 2-3 साल तो लगेंगे, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ आती है तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले जो आपको नींद सबसे पहले डिस्टर्ब होगी, दूसरा आपको एंजाइटी हो सकती है जो आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करने की फिराक में रहेंगे। तो ये 2 चीज़ों से आपको बचना है। तो वो कैसे बचना है मैं आपको बताऊंगा। हाँ। अभी बस आप ये समझें कि कोई भी चेंजेस हैं तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखना है। ये एक तो छोटा सा चेंज है, ऐसे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। सुरुचि जी, 30 सितंबर जहाँ तक मुझे भी ध्यान है, हालांकि मेरे पास कोई 2000 का नोट नहीं है लेकिन जिनके पास है उनके लिए विशेष रूप से बता दीजिए कि 30 सितंबर तक ये तारीख रखी गई है कि आराम से बैंक में जाकर वो नोट को बदल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और कितने तरीकों से इस नोट को खत्म किया जा सकता है 30 सितंबर तक। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सरकार ने 4 महीने का समय दिया है, आरबीआई ने हमें ये 2000 के नोट बैंक में जमा करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप अपने खाते में कभी भी कितने भी अमाउंट का बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपने अकाउंट में 2000 के नोट जमा करा सकते हैं। इसके लिए कोई भी लीगल लाइजनिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट फॉर जो आरबीआई की पॉलिसी फॉलो होती है, जिसमें आपको केवाईसी नॉर्म्स 50,000 से ऊपर के अमाउंट के लिए फुलफिल करने पड़ते हैं। रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस रहते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके लिए बैंक ज़रूर आपसे पूछेगा, जो हमेशा से पूछता आया है, इसमें कुछ नया इंट्रोडक्शन नहीं है। आप कितने भी अमाउंट तक अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं। जहाँ तक ओवर द काउंटर एक्सचेंज की बात है, कैश आपने जमा आपको अकाउंट में नहीं जमा करना है, एक्सचेंज करना है, तो वो आप आसानी से किसी भी आपकी नियर बाय जो शाखा है किसी भी बैंक की, आप उसमें जाके करा सकते हैं। और उसकी लिमिटेशन ज़रूर 20,000 रुपये रखी गई है, क्योंकि हमारा बैंक हमें आरबीआई चाहता है कि हमारे सारे ट्रांजैक्शन क्रिस्टल क्लियर डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो, जो जिससे आपके पैसे को सिक्योर रखने में आसानी हो। तो उसके लिए बैंक ये प्रमोट करती है कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो और खाते में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो। तो उसमें आपका पैसा ज़्यादा सिक्योर रहेगा, बजाय इसके कि आप उसे घर पे स्टोर करें।
बिल्कुल सही बात है। मतलब आटे दाल में अगर कोई 2000 का नोट दबा हुआ रखा है तो निकालिए, क्योंकि ऐसा हुआ था जब पहली नोटबंदी हुई थी, तो जब तारीख निकल गई थी तो महिलाओं ने ऐसे ऐसी जगहों से नोट निकाल के दिए थे, और ये हास्यास्पद भी हुआ था क्योंकि बहुत सारी ऐसे वाकये सामने आए थे कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, फिर ये नोट कहाँ से आया था। तो अगर ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, आपको दोबारा ताना ना मिले, मेरी महिला दर्शकों के लिए ये बात है, तो फटाफट 2000 का नोट जहां भी छुपा कर रखा है 30 सितंबर तक निकालिए। और मुझे जहां तक ध्यान है सुरुचि जी, एक सवाल और आपसे रख लेती है, इसी से कनेक्टेड है कि अभी हाल ही में जब मैं मॉल गई थी तो जो ग्रोसरी जो स्टोर है वहां पर भी 2000 का नोट लिया जा रहा था। तो और बहुत सारे तरीके हैं 2000 के नोट को इस्तेमाल करने के। तो अगर मैं चाहूँ आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कुछ ऐसी चीजें भी हम बता ही देते हैं दर्शकों को, बैंक के अलावा और कहाँ कहाँ हम खर्च कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, आरबीआई की तरफ से ये अभी भी लीगल टेंडर है, मतलब आप इसे एक नॉर्मल करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं भी इससे पेमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। बट जो एक कंसर्न जो यहाँ आता है कि हम पेमेंट अगर रिसीव करते हैं तो हम उसका क्या करेंगे। लास्ट में आपके पास 4 महीने का अभी भरपूर समय है कि 30 सितंबर तक आप इसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप आपसे 2000 के नोट का पेमेंट ले सकती है। हाँ। और क्योंकि इनके रेगुलर बेसिस पे कैश डिपॉजिट होते हैं इनके बैंक्स में, तो ये जाकर उस पैसे को जमा करा सकते हैं अपने खातों में। कहीं भी बैंक मना नहीं करेगी, आप कहीं भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइंस में अभी भी लीगल टेंडर है 30 सितंबर तक। ये लीगल टेंडर डिसकंटिन्यू होगा 30 सितंबर के बाद। मौका है आपके पास। ऐसे और बहुत सारे सवाल अगर दिमाग में बन रहे हैं ना, तो फटाफट कर लीजिए। फ़ोन नंबर फिर से आपको याद दिला देती हूँ मैं, और हम डिस्प्ले भी कर देंगे कि 0755 266 0049 1800-233-0040। अगर आपके नोट रिप्लेसमेंट से कोई सवाल हैं तो आप सुरुचि जी से कर सकते हैं, और अगर मन में ऐसे कोई सवाल उठ रहे हैं जो मैं अब प्रीतेश जी से करने जा रही हूं, तो आप डॉक्टर प्रीतेश को याद कर सकते हैं। डॉक्टर प्रीतेश गौतम, अभी ना रिजल्ट भी आने वाला है एमपी बोर्ड का, तो जैसे मैं आपसे उसी संदर्भ में करूंगी कि अचानक आ जाने वाली स्थितियां, एक तो ये हो गया, दूसरा इसी का पॉइंट उठता है, मतलब सिक्के का दूसरा पहलू कि हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, तब भी खुद को परेशानी में डाल देना। तो जैसे एमपी बोर्ड का रिजल्ट तो आना ही है, परिणाम तो आना ही है, तो अगर अच्छा आए तो भी खुद को संतुलित रखें, एकदम ओवर एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर मार्क्स उम्मीद से थोड़े कम आते हैं तो ये आखिरी परीक्षा थोड़ी ना है। प्रीतेश जी, जैसा कि आपने सब उसमें कहा गया, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज़ की जो अति है वो हमेशा हार्मफुल रहती है। अगर आप एक्सेसिव एंगर दिखाएं या एक्सेसिव आप खुश हो जाएं ज़्यादा, या आप ज़्यादा दुखी हो जाएं, तो वो सब व्यवस्थाएं आपके शरीर को और आपके मानसिक स्वास्थ्य का नुकसान कर सकती हैं। तो सबसे पहले एक एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है कि एंटीसिपेशन में कि मेरा कल क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो। दूसरा एक कंपटीशन, हाँ। जो प्रतिस्पर्धा रहती है कि मेरे जो कुलीग हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरे कज़न के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मेरे मम्मी पापा मेरे को ये चीज़ नहीं दिलाएंगे, या किसी ने प्रॉमिस किया है कि एक बाइक मिलेगी बेटा आप 10th में अच्छे नंबर लाओगे, 12th में अच्छे नंबर लाओगे तो आपको अच्छा मोबाइल मिलेगा। तो इस तरह के एक तो रिवॉर्ड जो है, वो रिवॉर्ड से बंदा उसके एंटिसिपेशन में रहता है, और साइमल्टेनियसली वो पनिशमेंट जो है कि अगर नहीं मिला तो उसके पनिशमेंट से भी डरता है। तो वो क्या करूं क्या ना करूं, और सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग कुछ आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा, आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो 3rd पेज या 4th पेज पे आप डेली देखते होंगे कुछ टीनेजर्स ने, मम्मी पापा ने डांट दिया, मोबाइल पर गेम खेलने से ज़्यादा मना किया, या एग्ज़ाम में फेल हो गए तो उन्हें सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की जो मनोदशा होती है उससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है। इस समय मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं वो आप किसी से शेयर करें। आप किसी से बात करेंगे, आपको ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स से आप शेयर करें, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये बंदा मुझे समझ सकता है तो उससे शेयर करें। और जब आप चीज़ें शेयर करते हैं तो वो चीज़ों का जो इंटेंसिटी वो डाइल्यूट हो जाती है, तो वो आपको एक बेटर ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं जिस पे आप चल सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि आप उस चीज़ को शेयर करें।
बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मन को मजबूत बनाना है या छोटी छोटी सी चीज़ें आपको परेशान ना करें, उसके लिए थोड़ा रूटीन लाइफ से हटकर कुछ बिल्कुल। एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं। डॉक्टर प्रीतेश, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए ना, फिर हम सब मिलकर घूमने चलते हैं। जी। नर्मदा के उद्गम स्थल में आपको लेकर चल रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट में, अमरकंटक। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, जो कि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कि जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के पश्चात वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कहलाए। तत्पश्चात वो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत कहलाता है, यहाँ पर आकर उनको शांति मिली। तो शिव पीर मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुसंपत राशि, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। और उसी समय ऐसी जनश्रुति है, शंकराचार्य ने लिखा कि अहो मृतम सुनम सुतम महेश के से जातते कि राध सूत वाढ़वे सुपंडित सडन थे। शंकर की जटाओं से ऐसी जनश्रुति है कि शंकर की जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा कहलाई। वापस आते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे हैं नोट रिप्लेसमेंट पर। सुरुचि पीयूष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पंजाब और सिंध बैंक की ऑफिसर हैं, और इसी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक प्रभाव पर। और डॉक्टर प्रीतेश गौतम इसके लिए मनोचिकित्सक जाने माने हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो इन दोनों से हम चर्चा को जारी रखते हैं। सुरुचि जी, ये जो आरबीआई ने डिसीजन लिया, क्या ये पहले से ही योजना बनाई जा रही थी कि ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आरबीआई हर साल कुछ नोट बदलता है जो इंट्रोडक्शन में आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी ये पॉइंट आउट किया था।
तो ये जो 2000 के नोट बंद हुए हैं, इसमें मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया हुआ है कि 4 से 5 साल पुराने नोट हो चुके हैं, इसीलिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब रिप्लेस करने के लिए नए फ्रेश नोट्स क्योंकि प्रोडक्शन में नहीं है, तो इसलिए उनका रिप्लेसमेंट अभी इस समय नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है। बट करेंसी उतनी इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ 500 नोट्स हो चुकी है ऑलरेडी। एक सवाल उठ गया मेरा, तो क्या हर 5 साल में आरबीआई नोट को रिप्लेस करती है? अगर आप क्लीन नोट पॉलिसी के को अगर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आरबीआई हर साल 4 से 5 साल पुराने नोटों को धीरे धीरे करके बैंक्स के थ्रू जमा कर लेती है। हम लोग जब बैंक में प्रोसेस करते हैं तो उसमें भी फ्रेश नोट्स प्लस ये जो पुराने नोट्स रहते हैं इनके अलग बंडल्स बनते हैं और ये आरबीआई को चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपका रेगुलर बेसिस का है। इट्स जस्ट दैट कि अभी 2000 के नोट्स बंद किए जा रहे हैं, इसका कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं है, वरना ये बहुत पहले हो चुका होता। मुझे ऐसा लगता है कितना अच्छा, मतलब इसीलिए डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहे एक छोटी सी शॉप पर काम करने वाली, मतलब वो ठेला चलाने वाले उस वाहक की बात करूं या फिर बड़े बड़े स्टोर की बात करूं, हर किसी के पास वो यूपीआई होता ही होता है एड्रेस, और हर किसी के पास वो स्कैनर होता ही होता है। यानी कि डिजिटल पेमेंट कितनी सुरक्षित है, कितना अच्छा बदलाव आया। अगर हम ये वाली चीज़ को गौर करेंगे तो मुझे लगता है ऐसे नोट बदलते चले जाएंगे, हम घर में रखेंगे ही नहीं इतने पैसे क्योंकि इसका जो लेन देन है ना वो गलत तरीके से हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण इस नोट रिप्लेसमेंट का ये भी रहा है, क्योंकि आम जन तो इसका इस्तेमाल कम करता है। एक सवाल बन गया मेरा इस पर, अर्थव्यवस्था से लेके आम जन पर क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर भी अगर हम बता दें। इसका मेरे ख्याल से इस पे कहीं भी कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से लोग परेशान हुए थे, पैनिक हुए थे पिछले डीमोनेटाइजेशन में, और अभी जो नोटबंदी का प्रोसेस हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर लोगों की तरफ से, आम जनता की मैं बात करूं, कहीं उतना पैनिक नहीं नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि बैंकों में भी लोग आसानी से, अभी क्या हुआ है कि कोविड के बाद से हमारी जो जनता है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव ऑन कर चुकी है। अभी आपने देखा होगा पेटीएम हुआ, फ़ोन पे हुआ, भीम ऐप हो गया, सारे बैंक्स के अपने एप्लीकेशंस हो गए, पंजाब सिंध बैंक का हो गया, एसबीआई का हो गया, सभी एप्लीकेशंस के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं। घर बैठे बैठे कुछ क्लिक्स के साथ आप अपनी सारी फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसा सर ने बोला कि आपके पास समय नहीं होता है, आजकल लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है डिजिटलाइजेशन। तो उसके कारण आज की तारीख में उतना पैनिक नज़र नहीं आ रहा है बैंकों में जो पहले समय में था। और मुझे लगता है कि ज़्यादा जो पैनिक होते हैं लोग, उसके लिए क्या जवाब होना चाहिए, डॉक्टर प्रीतेश बहुत अच्छे से दे पाएंगे। पहली नोटबंदी से लेके अभी तक का नोट रिप्लेसमेंट तक बहुत सारे केसेस आपके पास आए होंगे, बहुत सारे सवाल लेके लोग आए होंगे, बहुत सारी परेशानियों से जूझते हुए लोग आए होंगे और अब भी आना शुरू हो चुके होंगे। कुछ ऐसे अनुभव हैं जो आपको लगता है अब हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मेरे पास कई ऐसे अनुभव हैं कि जैसे किसी ने मैरिज गार्डन, उस समय शादियाँ बहुत थी, आपको याद हो तो मैरिज गार्डन बुक किया हुआ है और सबको मेरे को पैसे देने हैं और बैंक में मैं जा रहा हूँ तो लाइन लगी हुई है और शादी है उस दिन, अब मैं पैसे कहाँ से निकालूंगा, ये पैसे जमा करूंगा तभी दूसरे पैसे आएंगे। बिल्कुल। और बैंक में आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करने भी जा रहे हैं तब भी आपको इतना रश का सामना करना पड़ता था कि कई लोग वहीं पे बेहोश हो रहे थे लाइंस में। आपने पेपर में देखा होगा, पूरा मीडिया उसी समय उसी को वो करा रहा करने में लगा था। लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आए वो ज़्यादा मैंने जो देखे, रियल एस्टेट में जो मेरे पेशेंट्स थे, जो रियल एस्टेट में ज़्यादा चलता है ब्लैक मनी और ये, तो वो बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी और इसमें चले गए। बिल्कुल। प्रीतेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, हमारे भारत के लोग कुछ ज़्यादा ही घबरा जाते हैं स्थितियों से? बिल्कुल। कि मैं ये देखता हूँ कि अपने यहाँ एक कल्चरल वैल्यूज़ अभी भी हैं, मोरल वैल्यूज़ बहुत हैं, अपन बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने इमोशनल लोग हैं। तो इमोशनल लोग जो होते हैं उनके पास इमोशंस होते हैं, यानी उनके पास मन होता है, और जिनके पास मन होता है उन्हीं का मन विचलित होता है। तो इसलिए ऐसा होता है। प्रैक्टिकल लोग इंडियंस ज़्यादा नहीं होते, वो अपने उसमें चलते हैं। आप देखेंगे गांव के बंदा भी अपना चौपालों पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको दुनियादार से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के सुकून वाले लोग हैं अपन। तो कुछ ऐसी ऐसी बड़ी चीज़ें आती हैं जो पहली बार किसी ने नाम सुना, डीमोनेटाइजेशन होता क्या है,
तो फिर पता चला कि भैया वो मोरारजी देसाई के टाइम पे भी हुआ था, उनके टाइम पे भी हुआ था, तब लोगों ने देखना शुरू किया कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो अपन लोग इंडियंस हैं, तो अपन लोग बहुत ज़्यादा विचलित जल्दी हो जाते हैं, और उसका दूसरा कुछ पार्टीज़ होती हैं और जो ये होता है वो उसका फिर क्योस क्रिएट करना भी कई लोगों का मकसद हो जाता है, वो थोड़ा सा अनइथिकल होता है चीज़ों को। जैसे मैम ने बताया कि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है, तो वो एक प्रोटोकॉल है, वो आरबीआई का प्रोटोकॉल है, उसको अपन स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। वी आर इंडियन सिटीजन, तो अपन को उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। एकदम से पैनिक नहीं होना चाहिए, आप क्यू में लगना है या लगना है तो ठीक है, ये एक काम है, थोड़े दिन का काम है, वो चला जाएगा। उसको अपने दिमाग पे एक हेलमेट की जैसा प्रेशर बना के ना घूमे कि हाँ ये मैं घूम रहा हूँ, इसका टेंशन। बिल्कुल सही बात है। आप वो जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उस दौर वो चल रहा था, तो फिर कैसे चीज़ों को आपने सजेशन दिया होगा? उन पेशेंट्स को जब वो आए तो वो उस चीज़ को ऐसा नहीं लिया कि उन्हें सरकार ने गलत किया, उन्होंने बोला कि हमने गलती की, हमको ऐसा नहीं करना था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि अगर देश की इकोनॉमी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। कई लोगों ने ये गिल्ट फील करी, और एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं जानता हूँ कि जब बंदा डिप्रेशन होता है तभी वो गिल्ट फील करता है, जब वो खुश होता है तब वो गिल्ट फील नहीं करता, तब वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में उसको अच्छा लगता है। क्योंकि जब वो अच्छा बिजनेस कर रहे थे तब दूसरों से ब्लैक मनी ले भी रहे थे, तब कोई गिल्ट नहीं थी, लेकिन जब फिर डिप्रेशन में आए तो गिल्ट भी फील करी, फिर उसका ट्रीटमेंट भी लेते हैं, फिर वो दूसरा बिजनेस के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, कान पकड़ लेना, अपनी गलतियों से सीखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने उन गलतियों से सीखा और फिर ऐसे किसी वाइट उसमें बिजनेस में गए कि जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, तो ये अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छा हुआ, तो कम से कम देश की इकोनॉमी में तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। कितनी अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि तनाव कब होता है, जब उसके कारण होते हैं। अब जब कारण ही नहीं है तो तनाव होना ही नहीं है। मतलब आने दो, ऐसे कितनी भी नोट रिप्लेसमेंट आ जाए या नोटबंदी आ जाए, हम गलत है ही नहीं। मतलब हम क्षमता अनुसार या जो कानूनन जिसको हम कहते हैं वही चीज़ें हैं। तो किंजल शर्मा जी, गुप्ता जी, ममता मैम, फोन उठाइए, कितना महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। 0755 फोन नंबर ले लीजिए एक बार फिर से, जो अभी अभी जुड़े होंगे दर्शक हमसे, 26600049 180023300040, टोल फ्री नंबर है। सवाल बहुत सारे होंगे, लेकिन आप बातें सुनने में इतने मगन हो गए कि फ़ोन ही नहीं घुमा पा रहे हैं। आज तो मिश्रा जी और प्रदीप जी भी गायब हो चुके हैं। सुरुचि मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि प्रीतेश जी बता रहे थे कि वाकई पैनिक कब होते हैं, जब कोई कारण होता है। मैं इसका जवाब आपसे लूँगी क्योंकि विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं इस पर। एक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन से जुड़ चुकी हैं। ये जाना पहचाना नाम है, अब तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं वो। लेखिका कहूँ इनको, और सबसे ज़्यादा ये जिस चीज़ के लिए जानी जाती हैं वो पत्थर को तराश देती हैं। बिल्कुल गलत नहीं होगी, प्रस्तर कलाकार की मैं बात कर रही हूँ। इस वक्त फोन लाइन पर अनीता दुबे जी हमारे साथ हैं और हम उनसे इस चर्चा के बीच में उनसे कुछ खास सवाल करने वाले हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देने वाले हैं। अनीता दुबे जी। अनीता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं। दर्शकों को बता देते हैं कि इस वक्त आप पुणे से हमारे साथ चर्चा कर रही हैं जी। अनीता मैम, अनीता मैम, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो दर्शक आपको सुनने के लिए बेकरार हो रहे हैं कि प्रस्तर क्या। प्रस्तर मैं जानती हूँ कि प्रस्तर मतलब पत्थर, लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है तो किस तरह की यात्राओं से गुजरता है। मुझे एक फेमस यात्रा याद आ रही है जो हाल ही में आपने कंप्लीट की है, गांधी यात्रा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। दर्शकों थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिएगा, हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे क्योंकि वो पुणे में हैं और वहाँ से हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ने वाली हैं। तो जो सुरुचि जी मैंने आपसे सवाल किया था, मैं चाहती हूँ कि पहले हम उसका जवाब दे देते हैं दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि हमेशा सरकार का या आरबीआई का, मैं रादर आरबीआई वर्ड यूज़ करूँगी, आरबीआई और बैंक्स का सीधा सीधा एक एफर्ट रहता है कि आप अपने पैसे को बैंक के अकाउंट्स के थ्रू चैनलाइज करें जी। आप कहीं भी अगर उस पैसे को कहीं स्टोर करते हैं तो उसे हम इकोनॉमिकल टर्म्स में लीकेज कहते हैं। जो आप एक्चुअल सर्कुलेशन के मनी को आप हमारे सोसाइटी में से या हमारा जो समाज है उसके लिए जो पैसा अवेलेबल कराया है आरबीआई ने, हमारी सरकार ने, उस सर्कुलेशन को आप कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हो और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो।
तो लीगल टेंडर पे जब बात करें तो आपको ये अकाउंट से ही रूट करना है सारा पैसा, जो भी है कैश अपने पास होल्ड नहीं करना है। एक लिमिट तक कैश सर्कुलेशन में यूज़ होता है। और क्योंकि कोविड के टाइम पे आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए थे कि कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने पड़ रहे हैं। कैश के थ्रू कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कैश करेंसी को होल्ड करना ये एक लीगल एक्टिविटी नहीं होती है, इलीगल है। तो ये जनता से गुजारिश है कि आप अपने अकाउंट से जो भी कैश की रिक्वायरमेंट है आप अकाउंट में डिपॉजिट करिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप विड्रॉ करिए। आज की डेट में 24/7 ATMs की फैसिलिटी अवेलेबल है बैंक की तरफ से। तो डिजिटल एक्टिविटीज़ के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड कुछ सेकंड्स का आपका स्कैनिंग प्रोसेस रहता है जी। तो इस पैनिक से बचा जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। बिल्कुल, कितनी सारी सुविधाएं होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर मेरा वॉलेट छूट भी जाए आज की तारीख में तो मुझे चिंता नहीं होती, क्योंकि मोबाइल अपने आप में एक पूरा बड़ा चलता फिरता, मुझे ऐसा लगता है, वॉलेट होता है। चलिए, हम अनीता जी से चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से हम संपर्क कर चुके हैं अनीता दुबे जी, प्रस्तर कलाकार, और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ परिवार दूरदर्शन परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, आप तो कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, और मैंने तो सिर्फ पत्थर से चपेटे खेले थे। आप तो पत्थरों से आकृतियां, यात्राएं तय कर देती हैं। गांधी यात्रा काफी फेमस है। अभी हाल ही में भोपाल में जो एग्जीबिशन लगा था मिंटो हॉल में, और दिल्ली में जो एग्जीबिशन लगा था, मतलब आपकी प्रदर्शनियों के जरिए हम लोग समय समय पर जाकर उस यात्रा को देख सकते हैं। और वर्तमान में अभी आप पुणे में हैं। मैं चाहूंगी आप खुद बताएं उस यात्रा के बारे में। हाँ बिल्कुल। अभी फिलहाल जो विश्व म्यूजियम डे था उसी दिन दिल्ली के राष्ट्रीय नेशनल गांधी म्यूजियम में मेरी प्रस्तर गांधी कथा का उद्घाटन हुआ। और ये प्रदर्शनी अभी 4 से 5 महीने तक वहीं रहेगी। जो भी दिल्ली जाए और दिल्ली के निवासी यदि हैं और सुन रहे हैं श्रोता तो जरूर देखें। अब बात करती हूँ प्रिया की पत्थर की बात, तो मध्य प्रदेश के भोपाल की भी रही हूँ और सब जानते हैं कि हमारे यहाँ नर्मदा नदी हमारी पवित्र नदी है और वहाँ का स्नान करने हर कोई जाता है। वैसे मैं भी बचपन में अपनी माँ के साथ जाया करती थी, और चूंकि माँ को शौक था कुछ पत्थर इकट्ठा करके वो तुलसी में या बगीचे में सजाती थी, तो मैं छोटे पत्थर उठा लिया करती थी और वो रंगों से प्रभावित होके लाल, पीले, सफेद, काले इस प्रकार के पत्थर जो बड़े आकर्षित करते थे बचपन में, वो पत्थर खेल खेल के लिए ही आप ही की तरह जैसे चपेटे खेलना है या गुड्डा गुड़िया खेलना है या कुछ ऐसे ही कि अपने पास रहेंगे ये लाल रंग के पत्थर, तो वो संग्रहित करती रही मैं। और एक अंतराल के बाद कुछ छोटी मोटी आकृतियां बनाई और धीरे धीरे वो फिर संग्रह बढ़ता चला गया। जब मैं मेरी शादी एयरफोर्स ऑफिसर से हुई और मैं देश के हर कोने में हमारा जाना हुआ, पोस्टिंग हमारी हुई, और इसी कारण की कई नदियों से मिलना हुआ, कई पहाड़ों से, झरनों से, और धीरे धीरे पत्थरों का संग्रह बढ़ता चला गया। क्या बात है, आप कवित्री भी अनीता जी। ये मौका है, दस्तूर है, कुछ अच्छी सी पंक्तियां सुना दीजिए। अब इस वक्त कविता सुनाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि मुझे बशीर बद्र का एक शेर जरूर याद आता है इसमें कि पत्थर ही समझता रहा मुझे चाहने वाला, मैं मौन हूँ मुझको कभी छूकर नहीं देखा। तो यदि हम पत्थरों को भी अपने प्यार से छुएं या उसे देखें, समझें, तो पत्थर भी बोल सकते हैं। ये बात मैं बशीर बद्र साहब के इस शेर से कहना चाहूंगी श्रोताओं को। अपनी कविता फिर कभी सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा। आप आकाशवाणी से भी जुड़ी रही बतौर एंकर भी, तो किस तरह से जर्नी आपने तय की, और मुझे ऐसा लगता है अब अभी भी ठहराव तो आया नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को डुबो दिया है उन पत्थरों के बीच में। अगर मैं ये कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति ना हो। हाँ देखिए, अभी आकाशवाणी से कभी रिश्ता मेरा या दूरदर्शन से कभी रिश्ता खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि बचपन के वो बहुत सुनहरे दिन थे जब हम इससे जुड़े थे, और आज तक आप सभी के माध्यम से अभी भी जुड़ी हुई हूँ। अभी आकाशवाणी दिल्ली ने भी मेरे कुछ इंटरव्यू लिए और दूरदर्शन ने भी लिए, और ये प्रस्तुत कला ही है जिसने मुझे
वापस दूरदर्शन और आकाशवाणी से इस प्रकार से एक आर्टिस्ट के रूप में, एक प्रस्तुत कलाकार के रूप में अपने आप से जोड़ रखा है। और आप सब बुलाते हैं, आपका स्नेह है कि आप प्रस्तुत कला को एक नए रूप में, एक नए कला के रूप में आप सभी भी चाह रहे हैं और देख रहे हैं। मतलब ये इन पत्थरों ने, आपने पत्थरों को तराश दिया और फिर इन पत्थरों ने शायद आपको एक नई पहचान दिला दी। बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि आप कहते हैं ना कि कभी कभी कोई कुछ चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो आप समझ नहीं पाते कि इनका क्या होगा। जैसे मेरे घर में ही लोग पूछते थे कि इन पत्थरों का तुम क्या करोगी, हाँ। इतना जमा कर लिए, इनका आखिर करोगी क्या। तो मेरे पास में इस प्रकार से कि मैं एक कुछ अलग से, जैसे मैंने गांधी जीवन यात्रा पूरी जो बनाई है, ये तब कभी सोचा नहीं था उन पत्थरों को देख के कि मैं कभी ऐसा काम करूंगी। हाँ। लेकिन आज वो जीवन यात्रा बनने के बाद से लोग मुझे पत्थरों के कारण, जो जीवन यात्रा बनी उसके कारण और गांधी जी के कारण मुझे लोग समझ पा रहे हैं कि मैं भी एक कलाकार हूँ, पत्थरों की कलाकार हूँ। तो बेशक पत्थरों ने मुझे अपना एक पहचान दी है। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसी कई यात्राएं आप तय करती चली जाएं और इन चीज़ों को हम समझते चले जाएं गहराई से, अनीता जी को हम देखते चले जाएं उन पत्थरों में। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता दुबे जी, जानी मानी प्रस्तुत कलाकार, लेखिका, कवित्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी, चर्चा कर रही थी अपना समय पुणे से निकालने के साथ। हम वापस आएंगे विषय पर। हम नोटबंदी यानी नोट रिप्लेसमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर प्रीतेश से बात कर रहे हैं। चूंकि मन की बात हो रही थी डॉक्टर प्रीतेश, मुझे ऐसा लगता है एक कलाकार पर तनाव थोड़ा कम होता है क्योंकि वो अपने रूटीन से थोड़ा सा समय अपनी रुचियों के लिए निकालता है, और जब हम अपना समय यानी मी टाइम देने लगते हैं तो शायद तनाव से कम प्रभावित होते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है। अगर आपकी जो कला है वो हाँ। आपकी हॉबी है और हाँ। आप उसको एज अ यानी आप ग्रेटिफिकेशन, आप उससे खुश हो रहे हैं, आप उसको करने में अच्छा लग रहा है, तो आप उससे अच्छा लगेगा आपको और आपका मन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एज अ काम कि हाँ ये मेरा काम है, जैसे आपका एग्जांपल दूं मैं कि आप न्यूज़ एंकर हैं तो मेरे को रोज़ सुबह इधर आना है और एंकरिंग करनी है, उसको एज अ काम समझ के रखने लगेंगे, थोड़े दिन बाद एक मोनोटोनस लाइफ में आप फिर बोर होने लगेंगे। तो फिर अपना ब्रेन की एक स्थिति होती है कि वो हमेशा एक कुछ नया सोचता है, कुछ एडवेंचर करना चाहता है। हाँ। ताकि उसको एक डोपामिन केमिकल होता है, उसकी रश मिले, वो उसको अच्छा लगे, फील गुड फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो वो डोपामिन रश के लिए आपने देखा होगा कि सब लोग अलग अलग तरीके हैं। कई लोगों के तरीके हैं कि चलो यार एक चाय पीते हैं, एक कॉफ़ी पीते हैं, कई लोगों के तरीके हैं एक सिगरेट पीते हैं। तो ये डोपामिन रश के लिए आप घूम रहे हैं। तो यही मैं समझाऊंगा कि अगर डोपामिन रश आपका, जैसे अभी आपने मैम से बात की, तो उनका डोपामिन रश उनको पत्थरों से मिलता है जी। तो वो उसको एंजॉय करती हैं, तो वो उनके लिए डोपामिन रश है, तो वो उसको एंजॉय करेंगे और उसमें वो एक्सेल करेंगी क्योंकि सही। उनका पूरा 100% उसमें दे रही हैं। जी, बिल्कुल। तो ऐसे आप प्रीतेश जी, 100% दें। बिल्कुल 100% दे रहे हैं हमारे दर्शक भी। हमने पुकारा और तुम चले आए। हमारे कॉलर साहब जुड़ चुकी हैं, किंजल इनका नाम है और ये चेन्नई से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। देखते हैं इनका सवाल क्या है और सवाल किससे है। बहुत बहुत स्वागत है किंजल। बिल्कुल, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा सवाल ये है कि जो 2000 की जो नोट है, क्या उसको हम डिपॉजिट मशीन में जमा करवा सकते हैं? और क्या कोई, और दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई माइनर जो है वो जाके बैंक में नोट जमा करवा सकता है? बिल्कुल किंजल, बहुत बहुत शुक्रिया किंजल जुड़ने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। किंजल जी, जो आप केओस की यूज़ करने की बात कर रहे हैं, मशीन्स के थ्रू डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, कई जगह ये डिपॉजिट मशीन्स जो हैं उनसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो उस कारण से अब मशीन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये 2000 के नोट अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो विड्रॉ के केस में यूज़ किए जाएंगे या फिर नहीं यूज़ करना है। सो जो सजेस्टेड पैटर्न है वो ये कि आप ओवर द काउंटर इस अमाउंट को डिपॉजिट करवा दें, जिसमें कोई भी परेशानी आपको आने नहीं वाली है, ये अश्योर्ड है बैंक के तरफ से। और दूसरा ये कि माइनर्स की बात है तो पहले भी माइनर्स जिस तरीके से कोई भी माइनर, नॉर्मली क्या होता है कि 12 साल से ऊपर का ही बच्चा, कोई माइनर जो है वो अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता है, बट उससे छोटे बच्चे को ना ही डिपॉजिट ना ही किसी तरह के विड्रॉल के लिए परमिशन होती है। अब इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई मेजर पर्सन ही जाके पैसे जमा कराए, बिकॉज माइनर्स किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में या किसी तरीके की एक्टिविटीज़ में कंसिडर नहीं होते हैं इंडिया के अंदर। जी,
अगर अब मैं इसी से एक और सवाल अपना जोड़ दूं किंजल के इस सवाल से कि आने वाले समय में चूंकि आपने बोला कि हर साल कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करता ही है आरबीआई, जी। क्या पहले से इस चीज़ को लेके सचेत किया जाना चाहिए कि कभी भी इस तरह के मतलब किसी पर्टिकुलर नोट की अगर मैं बात करूं ऐसा हो सकता है? मैम देखिए, ऐसा होता है कि कभी भी जैसे 200 का नोट इंट्रोड्यूस हुआ था या 100 का नोट चेंज हुआ, आपने देखा एक पैटर्न में अभी न्यू करेंसी आई है मार्केट में, जिसमें जैसे हम महात्मा गांधी सीरीज के नाम से जानते हैं, ये नई सीरीज आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी। आपने नोटिस किया होगा इसके इंट्रोडक्शन में कहीं भी इनकन्वीनियंस कस्टमर्स को नहीं हुआ है। मार्केट में जब जब नई करेंसी आई है, हमने रादर खुश होकर उस करेंसी को एक्सेप्ट किया है हमारी जनता ने। हम नॉर्मली दिवाली के आसपास या शादी फंक्शंस के लिए हम बैंक्स में जाते हैं, न्यू करेंसी उनसे विड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से यही प्रोसेस चलता है इंट्रोडक्शन का करेंसी के लिए। एंड जब आप डिपॉजिट करते हैं, उस प्रोसेस में जैसे मैंने पहले क्लेम किया है, आपकी पुरानी करेंसी चली जाती है। तो यहाँ पे कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। सर ने भी इस चीज़ को क्लेम किया है कि जब आपने कहीं कुछ गलत किया ही नहीं है, आपके पास लीगली कोई टेंडर, अभी भी लीगल टेंडर ही है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आपके पास लीगल टेंडर आपके पास रखा हुआ है, आप जाइए बैंक में बिना परेशान हुए जमा कर दीजिए। इसमें पहले से इंफॉर्मेशन वाली बात है, तो कुछ चीज़ें ना प्रोसेस जो रहते हैं, अगर सारी चीज़ें आपको पब्लिकली शुरू से बता दी जाएंगी, तो पॉलिसीज़ को बनाने और इम्प्लीमेंट करने में किसी भी तरीके से आरबीआई के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आरबीआई को हमारे पैसे जो बैंक में रखे हैं, जनता के पैसे जो बैंक में रखे हैं, उसको सिक्योर रखने के लिए आरबीआई और बैंक्स जो हैं वो तत्पर रहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो अनटिल एंड अनलेस वो किसी भी तरीके की एप्लीकेशन में आए। एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि आरबीआई ना उस मेंटोर की तरह काम करता है कि आप गलत दिशा में जा ही ना। दरअसल परिवर्तन अच्छे के लिए होते हैं, अगर देखा जाए तो बदलाव अच्छे के लिए होते हैं। प्रीतेश जी, बदलावों को स्वीकार करना और उनसे भी सीख लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर प्रीतेश कि मनोवैज्ञानिक के पास जाने की हिम्मत तो जुटा लेते हैं लोग, मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए सोचते हैं मैं क्या पागल हूँ? आप इस तरह के सवालों से जूझते होंगे? डेली ऑलमोस्ट। क्या कहना मैं है? किसी को बताता हूँ कि मैं MBBS MD डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो भैया मुझे बुखार आ रहा है 3 दिन से, आप क्या करोगे? तो मैंने कहा भैया नहीं, MD में साइकियाट्री में हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक हूँ। अरे तो तुम नंबर अच्छे नहीं आए थे क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन का मेरे को देखिए, ये ब्रांच ऐसी ब्रांच है, आप बोलिए किसको स्ट्रेस नहीं है। यानी जो WHO के अकॉर्डिंग 10 में से 3 लोगों को डिप्रेशन है। और ये मैं नहीं कहता, यानी आप सोशल मीडिया और ये जो आप देख रहे हैं, इसका जितना चलन बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम सब बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास एक दूसरे के लिए ह्यूमन कनेक्शन जो होता है ना, वो नहीं है। कि आप अपने फ्रेंड से भी बात करें तो आप उससे मिलना प्रेफर नहीं करते, आप उससे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। अगर ऐसे ही बच्चा होता है, वो माँ उससे टच ना हो, माँ उससे बोले हाँ तू वहीं रहे, मैं तेरे को मिल्क बॉटल से दूध पिलाऊंगी, या फिर तो अटैचमेंट वाली जो बात है, वो अटैचमेंट बच्चा माँ से इसलिए फील करता है क्योंकि उसको उसकी नीड्स पूरी मदर करती है। तो ऐसे ही है कि ऐसी साइकियाट्री है, ऐसी ह्यूमन इमोशंस हैं। तो अगर आप अटैचमेंट और आपको लगता है मैं अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कर सकता हूँ, तो मनोवैज्ञानिक के पास तो आप चले जाते हैं। मनोचिकित्सक के पास जानो, यार वो पागल को डॉक्टर है, पागलों की दवाई दे देगा। तो ये क्वेश्चंस तो मुझे रोज़ आते हैं, नींद की दवाई दे देगा। तो ये क्वेश्चंस मैं डेली लाइफ में सुनता हूँ बस। लेकिन उसके मेरा ये कहना है, जैसे आप कॉलर खड़ी करके शुगर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही एक ये डॉक्टर होते हैं और आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे उसमें एक जान जाती है शुगर बढ़ने के कारण या ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, लकवा आना, हार्ट अटैक होना, वैसे ही अगर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स है तो सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता ही है, सुसाइड या फिर सेल्फ हार्म। ये आप देखते ही हैं और डेली होते ही हैं। तो ये सब उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। आपने उस मोमेंट पे, हीट ऑफ द मोमेंट में आपने क्या किया, आपने शेयर नहीं करी फीलिंग्स या फिर किसी को कन्वे नहीं किया अपना मैसेज, तो उसका कॉम्प्लिकेशन डेथ वो आप देखते ही हैं। मतलब नकारात्मक, जी जिसको हम बोलते हैं ना कि कठोर कदम, जिसको उठाने के लिए कितना मंथन किया जाता होगा, क्योंकि मरना आसान नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जीना ज्यादा कठिन है। तो क्यों ना जी कर देख लें, अगर कठिन काम करने के लिए आए हैं इस धरती पर, तो सोच को बदल कर देखते हैं। सुरुचि मैम, पहले जब नोटबंदी हुई थी तब के सवाल लोगों के आपके पास आते होंगे, बैंक में पहुंचते साथ ही
नोट तो लेकर आते ही हैं, सवाल भी बहुत सारे लेकर आते हैं नोट के साथ साथ। और अभी जब आपने कहा कि बहुत कम है रश, मतलब इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं हो रहे, एक ही वर्ग है जो परेशान हो रहा होगा, बाकी सब नहीं हो रहे, तो अभी कैसे सवालों से आप जूझ रही हैं? मतलब कौन से सवाल कम हुए, कौन से सवाल रिप्लेस हुए? देखिए, पहले तो क्या था, बहुत ज़्यादा पैनिक की स्टेट थी प्रीवियस नोटबंदी के समय पे। तो लोग उनको ये लग रहा था कि उनका पैसा कैसे भी करके बस ठिकाने लगाना है और कैसे उनको वो पैसा मिल सकता है। उसके लिए लोगों ने कई गलत रास्ते भी अपनाए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में थे। बट अभी एज आई सेड कि लोग काम हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। बस हाँ, ये ज़रूर है कि लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि ये पैसा हम कब तक करा देंगे जमा। तो अच्छी बात यह है कि लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार ने उनको, आरबीआई ने उनको 4 महीने का पूरा टाइम दिया। 4 महीने एक छोटा समय नहीं होता है। बिल्कुल। तो इमीडिएटली वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत करके जमा करा सकते हैं, करा रहे हैं लोग। और उनके सवाल सिर्फ सबसे ज़्यादा जो रहते हैं ये कि ओवर द काउंटर आप कितने अमाउंट तक कैश एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि आज से एप्लीकेबल है सारे बैंक काउंटर्स पे। तो 20,000 तक का कैश एक्सचेंज आप कर सकते हैं किसी भी बैंक में जाके। उसके लिए आपका खाता उस बैंक में होना आवश्यक नहीं है। बस केवाईसी ज़रूर कैरी करें, बिकॉज जब कोई आपको नहीं जानता है, केवाईसी कंप्लायंस कुछ नॉर्म्स रहते हैं जो आरबीआई के बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। उसके लिए बैंक आपसे आपका केवाईसी की कॉपी मांग सकता है। उसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। एक फॉर्म दिया जाएगा जैसे आपने पिछली बार किया था। जो प्रोसेस पहले था वही प्रोसेस सेम आज की डेट में एक्सचेंज का है। और डिपॉजिट करने के लिए जैसे आप रेगुलर डिपॉजिट करते हैं वो है। प्लस गांव की शाखाओं के लिए मैं लोगों को बता दूं, जो यूएसबी में रहते हैं, नॉर्मली छोटे जगह पे रहते हैं और उनको बैंक दूर पड़ता है। तो वो लोग बीसीएस जो होते हैं, बैंक के बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स जो रहते हैं, जो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, उनके थ्रू 4,000 एक बार में एक्सचेंज कर सकते हैं। आप उन्हें 4,000 रुपये दे के आप एक्सचेंज करके उनसे बदले में 4,000 रुपये ले सकते हैं। और इतने सारे नोट तो होंगे नहीं घर में, 30 सितंबर बहुत दूर है, 4 महीने हैं अभी अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रीतेश, बहुत कम समय है, संक्षिप्त में अगर मैं परीक्षा, चाहे मैं स्कूल की परीक्षा की बात करूं या जिंदगी की परीक्षा की बात करूं, तो परीक्षा, परिणाम और परिस्थितियां, ये 3 शब्दों को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? परीक्षा थोड़ी सी ज़रूरी है, क्यों परीक्षा अगर नहीं होगी तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपको यानी आपको किसी भी चीज़ के लिए थोड़ी सी एंजाइटी तो ज़रूरी है। आपको परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहेगा तो आप परफॉर्मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़रूरी है। बस वो प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी रखनी है अपन को और कितना अपना परफॉर्मेंस के लिए परफेक्शन लाना है, वो आपको क्वांटिफाई करना है, आपको मेजर करना है कि हाँ मैं इतना परफॉर्मेंस दूंगा, इतना मेरे को रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, कुछ परिस्थितियाँ जो सिचुएशंस जो होती हैं, तो सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है। आप सिचुएशन आपके हाथ में, आरबीआई नहीं, जैसे सिचुएशन की बात करूँ ना, आप आरबीआई को फ़ोन लगा के बोल सकते भैया यार ये तुमने ये क्या कर दिया। तो ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आपके हाथ में है, उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो आपके हाथ में है। ठीक है, बिल्कुल। मैम, जाने से पहले आप कुछ अगर सुझाव भी कह सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं? मैं सिर्फ एक सुझाव ये देना चाहूँगी, जब हमारे घर में किसी तरीके का कोई भी कचरा इकट्ठा होता है तो हम उसको साफ करते हैं। कोई पुरानी चीज़ होती है हम उसे रिप्लेस करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। वैसे ही हमारी इकोनॉमी में ये जो नोट सर्कुलेशन है, इसमें जब इनकी वैल्यू कम होती जाती है, आरबीआई समय समय पर इनका एक्सचेंज करता रहता है। मैं जनता को सिर्फ यही बताऊंगी, ये एक लीगल टेंडर है, जैसे मैंने पहले बताया। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल पैनिक ना करें। आरबीआई और सारे बैंक्स आपके लिए सेवा में हाजिर हैं, तो आप आसानी से अपने एक्सचेंज करा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये इसीलिए हमने विशेष रूप से सुरुचि मैम को आमंत्रित किया था और इस परेशानी से बाहर आने के लिए विशेष रूप से डॉक्टर प्रीतेश को आमंत्रित किया था कि आपको सारे फंडे क्लियर हो जाए। अगर 2000 का नोट है भी और लोग अगर आपको हंसा रहे हैं और कह रहे हैं कि देख लो 30 सितंबर के बाद ना निकल आए कोई नोट, तो किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंसान हैं, साबुन नहीं। तो इसी के साथ यही लेती हूँ आपसे इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हम सब की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं सुरुचि पीयूष शर्मा मैम को और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर प्रीतेश गौतम जी को। तो जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।